चलिए दोस्तों, एक बार फिर से वापस आ चुके हैं पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं जो कि ARO परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है IAS में। ये मत देखिए कि IAS में है, अब तो ये PCS से भी कम लेवल में पूछ दे रहा है। तो साधारण यंत्र किसे कहते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। आइए देखते हैं साधारण यंत्र के बारे में। साधारण यंत्र, या हम इसको कह लें सरल मशीन। सरल मशीन किसे कहते हैं, ये हमको जानना है। देखिएगा, सरल मशीन का तात्पर्य ये है कि ऐसी कोई चीज है, जैसे सरल मशीन हो गया आपका एक उत्तोलक जो होता है, ये सरल मशीन की श्रेणी में आता है। उत्तोलक की सहायता से काम को आसानी से किया जा सकता है। ठीक, पुली जो होती है या घिरनी जो होती है, ये भी एक प्रकार की सरल मशीन है। सरल मशीनों को हम कुल मिला जुला के 5 भागों में बांटते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि साधारण यंत्र जो है वो किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार से करता है। कम काम करने में, श्योर है कि काम तो कम होता है, कम काम करे में, जैसे मान लीजिए कोई भी मशीन है, अगर आप उससे चाहेंगे कि कम समय में काम हो, ये पॉसिबल है, लेकिन कम काम हो ये पॉसिबल नहीं है। मशीन की सहायता से ज़्यादा ही काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। और तीसरा है उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में। ये बिल्कुल गलत होगा, पहला गलत होगा आपका। उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। देखिए, काम तेजी से होता ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि काम ज़्यादा हो। कम बल का प्रयोग करेंगे आप और उतनी ही मात्रा में काम हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप जाएंगे, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर बी। कम बल हम प्रयोग करते हैं मशीन में और काम हम पर्याप्त मात्रा में कर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। अगर वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। जब भी मान लीजिए ये तराजू है, इस पे कोई व्यक्ति खड़ा हो गया है, तो ये व्यक्ति जब अंदर की तरफ गहरी सांस लेगा तो तराजू की रीडिंग एक बार घटेगी, लेकिन वापस से फिर से रीडिंग उसी पे आ जाएगी। क्लियर? अब बढ़ेगी तो नहीं रीडिंग, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। पहले रीडिंग घटेगी, ये श्योर है कि पहले रीडिंग घटेगी, यानी वजन जो होगा वो कम दिखाया जाएगा, लेकिन सांस लेने के उपरांत वजन फिर से स्थिर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, और ये भी क्वेश्चन IAS में पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन का सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है? देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य ये होता है कि जो कपड़े होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये वॉशिंग मशीन का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें जब आप कपड़े डाल देते हैं तो कपड़ों की जो गंदगी होती है वो वॉशिंग मशीन में एक तरफ इकट्ठा होने लगती है और वो कपड़ों से गंदगी अलग हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो वॉशिंग मशीन है और वो हल्के, औसतन हल्की चीज़ों को अलग कर देती है। ठीक, जैसे अगर हम ये देखें कि वॉशिंग मशीन में केंद्र से बाहर की तरफ चीज़ें निकलती हैं, केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक, तो एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण, इस प्रोसेस के बारे में समझते हैं कि अपकेंद्रीकरण क्या है। अपकेंद्रीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी चीज को घुमाकर, क्या करते हैं, उसे घुमाते हैं, घुमाकर औसतन जो हल्के कण होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। हल्के कण को अलग कर दिया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, यानी कपड़ा साफ करने की मशीन। दूध से मक्खन अगर आपको बनाना है, दूध से मक्खन अगर बनाया जा रहा है, तो ये भी किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली। देखिए, प्रक्षालन मशीन या वॉशिंग मशीन कह लिया जाए, इसकी कार्य प्रणाली किस पर है? अपकेंद्रीकरण पर स्थित है। अभी बताया गया, ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं। देखिएगा, सदिश का मतलब है स प्लस दिश, यानी स का मतलब 7 और प्लस दिश का मतलब दिशा, यानी दिशा के साथ क्या होना चाहिए? परिमाण भी होना चाहिए। तो अगर दिशा के साथ साथ परिमाण भी है तो इसका मतलब वो सदिश राशि होगी। लेकिन अगर अदिश राशि की बात कर ली जाए तो उसमें होता है अ प्लस दिश, यानी अ से अलग समझ लीजिए, दिशा का कोई मतलब नहीं है, परिमाण तो होगा ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो सदिश नहीं है ये पूछा जा रहा है। विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है, वेग भी एक प्रकार की सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, लेकिन आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 6 पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया, सदिश राशि कौन सी है? तो संवेग, दाब, कार्य और ऊर्जा। देखिए, दाब, कार्य और ऊर्जा ये तीनों कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। कैसे राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। लेकिन संवेग जो है वो एक प्रकार की कैसी राशि है? सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? यहाँ क्वेश्चन के थ्रू ये बस जान लेके कुछ इंपॉर्टेंट सदिश अदिश राशियां जो हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा सा अब इस मार्कर को थोड़ा सा मोटा कर लिया जाए ताकि ये आसानी से दिखे। ठीक, कौन सी राशि सदिश राशि है ये हमको जानना है। तो देखिए, इसमें दिया गया है समय, समय एक प्रकार की अदिश राशि है। दूसरा है चाल, चाल भी एक प्रकार की अदिश राशि है। और तीसरा है दूरी, दूरी भी एक प्रकार की अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन जो है दोस्तों, विस्थापन एक प्रकार की कैसी राशि है? सदिश राशि है। और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी आरओ एआरओ मेंस में, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है सदिश संबंधित। तो सदिश अदिश से एक क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में, देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो पहले हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे कि संवेग बराबर क्या होता है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग हो गया संवेग। और कहा जा रहा है कि संवेग और वेग का अनुपात निकालना है। तो आप वेग को इधर लेके आ जाइए, गुणा में दूसरी साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा संवेग और बटा वेग बराबर क्या बच गया आपका? द्रव्यमान। क्या बच गया? द्रव्यमान। इसलिए जो अनुपात में आ रहा है वो किसके अनुपात के बराबर हो जा रहा है? द्रव्यमान के अनुपात के बराबर हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक ना? 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बल गुणनफल है। बल क्या है? देखिए, बल को पहले समझते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि बल एक प्रकार का या तो धक्का कह लीजिए, धक्का है, या बल एक प्रकार का खिंचाव बल है। जैसे किसी वस्तु को आप धक्का लगाएंगे या खींचेंगे तो उसकी स्थिति में बदलाव होगा। किसमें बदलाव होगा? स्थिति में बदलाव होगा। हो भी सकता है बदलाव या नहीं भी हो सकता है, लेकिन बल जो है बदलाव करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखते हैं बल बराबर क्या होता है। बल F बराबर ma, यानी कि m क्या है? द्रव्यमान और a क्या है? त्वरण है।
तो बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या होता है, बल होता है। और बल का SI मात्रक जो है वो क्या है, न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक ना। तो आपका द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि यदि किसी घन के आयतन, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की इकाई होगी। और ये 1907 IAS में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कोई घन है, घन का आयतन का फार्मूला होता है, मान लीजिए किसी घन की लंबाई 1 है तो इसका हो जाएगा आयतन 1 के पावर 3, यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, और पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, यानी 6 गुणे 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों आपस में समान है। तो समान का मतलब कि ये जो मान लीजिए कि L या 1 हम माने या उसको L ही मान लीजिए, तो L के पावर 3 बराबर 6 L स्क्वायर। तो अगर इसको कट करेंगे तो L बराबर क्या मिलेगा आपको, 6। तो यानी कि किनारे की लंबाई की माप की इकाई जो होगी वो कितना होगी दोस्तों, 6 होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, नहीं होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन होगा और ना ही विनाश होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा जो है इसे आप ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ना तो इसका सृजन यानी उत्पन्न किया जाएगा और ना ही इसका विनाश किया जाएगा। ये हमेशा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि हवाओं की ऊर्जा होती है। हाँ, ये देखिएगा, हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है, केवल स्थितिज होती है, केवल गतिज होती है, या वैद्युत ऊर्जा होती है। स्थितिज और गतिज दोनों होती है। ठीक ना। तो हवा चल रही है तो गति की वजह से जो ऊर्जा है ना उसे क्या कहते हैं, केवल गतिज ऊर्जा होती है। यानी हवा में कौन सी ऊर्जा है, केवल गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वायु शक्ति यानी विंड पावर, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। देखिए, ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि ये बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगा दी जाती हैं ऐसे शेप में। अब ये पवन चक्की क्या करती है, जब हवा चलती हुई हवा यानी गति करती हुई हवा इससे टकराती है तो ये पवन चक्की घूमना शुरू करती है और इससे जोड़ दिया जाता है जनरेटर को, और जनरेटर चलने लगता है जिससे कि विद्युत उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। कुल मिला जुला कर अगर कहा जाए तो जो वायु शक्ति है यानी जो विंड पावर है, वो विंड पावर में कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का जो रूप होता है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्लियर ना। अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि
एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। देखिएगा क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रेन है, इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक ना। ट्रेन इधर की तरफ चल रही है, इस दिशा में चलेगी, ठीक। और जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करती है तो इस व्यक्ति का सिर पीछे की तरफ झुकेगा, पीछे की तरफ झुक जाता है। आप समझिएगा, पहले ट्रेन स्थिर थी तो व्यक्ति बैठा है, तो व्यक्ति भी क्या था, स्थिर था, यानी कि उसके अंदर जड़त्व तो आ गया है। क्या आ गया है, जड़त्व, तो स्थिर का जड़त्व तो आ गया है। और जैसे ही ट्रेन चलती है तो स्थिर के जड़त्व के कारण बॉडी का पोर्शन स्थिर है, लेकिन जैसे ही ट्रेन चल गई तो नीचे वाला पोर्शन गति की अवस्था में आ गया। तो व्यक्ति का जो हिस्सा, जैसे ये पैर या कमर का हिस्सा जो संपर्क में है ट्रेन के, वो सीधे तौर पे गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन अभी भी सर का हिस्सा गति की अवस्था में आने में कुछ समय लेता है। इस वजह से सर जो है अचानक से पीछे की तरफ झुक जाता है, और इसको कहते हैं स्थिरता का जड़त्व, यानी स्थिर का जड़त्व। और इसी का उल्टा है, जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है, अचानक से ब्रेक लगा, तो ब्रेक लगने पे आदमी आगे की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि वो गति की अवस्था में आ चुका है और पूरा शरीर गति की अवस्था में। जैसे ही ब्रेक लगता है, ट्रेन के साथ जो संपर्क हिस्सा है कमर या पैर वाला, वो तुरंत विराम अवस्था में आता है, लेकिन सर वाला हिस्सा अभी भी गति की अवस्था में है। इस वजह से व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, तो इसका कारण हो जाता है गति का जड़त्व। तो क्वेश्चन के हिसाब से स्थिरता का जड़त्व सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, कहा जा रहा है कि एक पूर्णतः, कथन एक है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन, यानी कि पूरी तरह से घर्षणहीन सरफेस पर एक खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने के लिए अपने को गति में ला सकता है, कथन है। और इसका कारण है कि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है, ठीक ना। देखिए, अब समस्या ये है कि कोई घर्षणहीन पृष्ठ है, उस पर व्यक्ति खड़ा है, सीटी बजाने के लिए अपने आप को गति में लाएगा तो ला सकता है, ये सही है। कथन एक बिल्कुल सही है। और यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है, कोई भी अगर बाहरी बल नहीं लग रहा है, तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होगा, क्योंकि संवेग p बराबर होता है mv, यानी कि जब v वेग बदलेगा तभी जाकर के संवेग परिवर्तित होगा, जब वेग बदलेगा नहीं तो संवेग परिवर्तित नहीं होगा। जब कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वेग बदलने की कोई संभावना नहीं है। तो कहा जाए तो ए और आर दोनों सही है, कारण ए और आर दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों से ऑप्शन नंबर ए भी कह रहा है, सी और डी आपका गलत हो जाएगा पहले ही। ए और आर दोनों सही, लेकिन एक चीज बताइए कि संवेग का संबंध घर्षणहीन पृष्ठ से क्या हो सकता है। तो इसका मतलब आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ठीक ना, सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सड़क पर चलना बर्फ पर चलने की अपेक्षा कठिन है, क्योंकि अगर आप सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर चलना आसान होता है। क्यों? क्योंकि सड़क जो होता है थोड़ा थोड़ा खुरदुरा होता है, और खुरदुरा होने की वजह से इस पे घर्षण बल जो होता है आसानी से उत्पन्न होता है, जिससे कि इस पर पैर आप टिका करके पृथ्वी को धक्का लगाते हैं और आप गति की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर बर्फ है तो बर्फ में क्या है कि घर्षण बल कम हो जाता है, घर्षण बल कम हो जाएगा या बहुत घर्षणहीन हो जाएगा, तो बर्फ पर चलना बहुत ही कठिन होता है। अगर आप चलने की कोशिश भी करेंगे तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ा के आपको चलना पड़ेगा। तो बर्फ सड़क से सख्त होती है, ये सही नहीं है। बर्फ सड़क से सख्त, सड़क बर्फ से सख्त होती है, ये भी नहीं सही। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बर्फ तो प्रतिक्रिया देगी अगर आप धक्का देंगे। लेकिन कारण क्या है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर
डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या है 17 क्वेश्चन नंबर? एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसक जाती है। तो बताए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो देखिए, पहली बात तो ये मान लेते हैं कि व्यक्ति का द्रव्यमान मान लेते हैं यम है और नाव का द्रव्यमान एन है। दोनों का द्रव्यमान मान लिया गया, ठीक ना। और जब नाव और व्यक्ति का कूदने के पूर्व संवेग क्या है? 0 है। कूदने से पहले संवेग क्या है? 0 है। कूदने के बाद का संवेग निकालते हैं। यम गुणे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया तो 5 माइनस विपरीत दिशा में जा रहा है तो माइनस होगा, ठीक ना। यन गुणे 0.5 की स्पीड से नाव चली गई, ठीक। अब अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, अगर संवेग संरक्षण का नियम देखा जाए तो संवेग हमेशा कंजर्वेटिव होता है, संरक्षित होता है। तो पहला संवेग 0 और लास्ट बाद का संवेग इतना हो गया, ठीक। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा N/m बराबर 5/0.5। इसको सॉल्व जब कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10। यानी कि अगर यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो n बराबर 10m, यानी कि जो नाव का द्रव्यमान है वो मनुष्य के द्रव्यमान का 10 गुना है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कि 10 गुना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो क्या होगा, ठीक ना। तो x, अब ऑप्शन है कि x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, x लेस देन, ये सब ऑप्शन है। तो अब देखिए क्या है कि अगर गतिज ऊर्जा समान है, k समान है, ठीक ना, और समान अवरोधक बल लग रहे हैं तो वे हमेशा समान दूरी पर जाकर रुकेंगी, समान दूरी पर जाकर रुकेंगे, क्योंकि अवरोधक बल समान है, ठीक ना। वेट से मतलब नहीं है। हाँ, अगर अवरोधक बल, जैसे मान लीजिए ट्रक है, ट्रक में आप ब्रेक लगाएंगे तो उसका क्या होगा? अवरोधक बल ज़्यादा लगेगा तो जल्दी रुक जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए अवरोधक बल समान लगाया जाए तो वो हमेशा सेम दूरी पर जाकर रुकेंगे। इस वजह से एक्स, वाई और जेड आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर ना? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? थोड़ा सा जूम किया जाए। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? वेगों का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv², ठीक ना, 1/2 mv²। अगर हमको वेग का अनुपात निकालना है तो मान लेते हैं पहले का वेग, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, k1 और k2, k1/k2 यानी कि पहले की गतिज ऊर्जा बराबर दूसरे की गतिज ऊर्जा हम निकाल लेते हैं। तो पहले की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 12mv1² बटा 12mv2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का क्या है कि यम सेम है तो कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, बच गया v1 का स्क्वायर बराबर v2 का स्क्वायर, और k1/k2 है 4/9। इसके बाद बचा v1/v2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आगे इसको सॉल्व किया जाए, स्क्वायर हटाया जाए तो v1/v2 बराबर, जब दूसरा पक्ष करड़ी में जाएगा तो 4/9, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, यानी कि 2:3 के अनुपात में आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखिए,
क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, कार में बैठा और विराम में बैठा, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। 1 2 3 और 4 पहियों पर प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या लग रही है? आर लग रही है। जब कार सीधी समतल पर चलेगी, सीधी समतल सड़क पर चलेगी, तो अग्र पहियों में से प्रत्येक प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? आगे के पहिए, देखिए क्या होता है कि जब कोई वस्तु है गतिक घर्षण अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना समझिएगा कि जब कार सीधी समतल पर, मान लीजिए ये समतल रोड पर चल रही है कार, तो प्रत्येक अग्र पहिया यानी आगे के पहियों में से प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? तो प्रतिक्रिया जो आर लग रहा था वो आगे के पहियों पर कम लगेगा, मतलब आगे के पहियों पर ज़्यादा लगेगा, और पीछे वाले जो पहिए होंगे उस पर जो लग रहा था आर वो लगेगा ही। ठीक ना? जब चलना शुरू करेगी सीधी समतल पर तब, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यह आर से कम होगा। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। तीक्ष्ण वृत्ताकार का मतलब ऐसे जा रहा है और तेजी से घूम गया, तीक्ष्ण वृत्ताकार हो गया। ये 4 पहियों का वाहन है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है? वाहन जो है बाहरी पहियों पर उल्टेगा। बाहरी पहियों पर क्यों उल्टेगा? उल्टेगा क्यों? ये वाहन है, ऐसे घूमेगा ना, फिसल के तो घूमेगा। देखिए क्या होगा कि वाहन जो होगा, जब 4 पहियों वाला वाहन जब जाएगा तो ये पहली बात तो फिसलना शुरू करे जब तेजी से घूमेगा तो। ठीक ना? क्या कारण है कि पहली बात तो ये बाहर की तरफ, थोड़ा सा बाहर की तरफ फिसल के जाएगा, तो बाहर की तरफ फिसल के जाएगा, ये सही है। और अंदर की तरफ फिसल के जाएगा नहीं, जब बाहर की तरफ फिसला तो अंदर की तरफ क्यों फिसलेगा? बाहरी पहियों पर नहीं उल्टेगा। अगर उलटने की कंडीशन आ भी जाएगी तो वो अंदर के पहियों पर उलट जाता है। ठीक ना? तो इस वजह से ऑप्शन 2 और 3 इसका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि 2 और 3 है। ठीक, एक और सवाल है आज का ये सवाल है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? चूंकि आप जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी होता है गति का समीकरण, यहाँ से v माइनस यू कर लिया जाए बराबर ए टी आ गया, और t को इधर लाएंगे तो a बराबर बचेगा v माइनस यू बटा टी। तो v माइनस यू बटा टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऐसे भी समझ लीजिएगा कि अगर त्वरण है तो प्रारंभिक अंतिम वेग जो है, अंतिम वेग मान लीजिए v में से प्रारंभिक वेग जो आप u को घटा देंगे और पूरे समय से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा त्वरण ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लास क्लियर है, सही है, समझ में आया, तो आप चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।